हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम विपिन कुमार है। आज हम आपके साथ रीजनिंग का जो पार्ट था, जो हमने आपके साथ सबसे पहले डिस्कस किया था, मैथमेटिक्स का पोर्शन, लास्ट जो 2019 में पेपर कंडक्ट किया था एचपी पुलिस का, उसका मैथमेटिक्स सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारी बारी है उसी पेपर के रीजनिंग सेक्शन को देखने की, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग को इकट्ठा हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है। क्योंकि मैथ की वीडियो आपने खुद देखी, लगभग 43 मिनट्स की थी, और रीजनिंग में भी आपके क्वेश्चंस काफी थे। तो लगभग अगर हम एक ही वीडियो में अगर इस काम को करते तो लगभग 2-2.5 घंटे की होती, तो उसमें से फिर आप एक भी बच्चा उसको पूरा नहीं देख पाता। इसीलिए आज हम क्या करेंगे, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हमारे बच चुके हैं उस एग्जाम के, ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 8 सितंबर 2019 को। इसके अंदर रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे, आज उनकी बारी है। आज हम उनको देखने की कोशिश करेंगे, और आप भी देखिएगा कि रीजनिंग जो है इस एग्जाम में कैसी डाली जाती है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं। जो बच्चे एचपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर एक पोस्टर लगा होगा, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो है एग्जाम व्यू की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच के खास फीचर्स हैं, इसके कुछ खासियत हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ आपको मिलती है, प्रैक्टिस शीट आपको दी जाती है। इसके अलावा जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उन्हें भी क्लियर करवाया जाता है। यानी आप 1 to 1 हमारे साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट सामने हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं, 0 से हीरो तक पढ़ना चाहते हैं, तो उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपके सामने है, नंबर भी आपके सामने है, इस पर कांटेक्ट कीजिए और अदर डिटेल्स यहाँ पर आप जान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जरूर आप देखें। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे रीजनिंग के, और रीजनिंग में मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाने आया हूं, मैं आपको बेसिक सिखाने नहीं आया हूं। हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको लगे कि यार देखो ये क्या करवा दिया सर, ये तो हमको आता ही नहीं है। तो वो मैं आपको यहाँ पर, हमारी जो अप्रोच है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है। लेकिन जब आप बैच में एनरोल करते हो, वहां पे हमारी अप्रोच होती है पहले आपको चीजों को सिखाने की, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके पास है ऑड वन आउट का, यानी जो इसमें 4 ऑप्शन में सबसे अलग है, आपको वो चुनना है। ऑप्शन क्या है आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। ये ऑड मैन आउट का एक टॉपिक होता है, वहां से क्वेश्चन डाला गया था। आपको ये देखना है कि इन ऑप्शंस के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 के साथ मेल नहीं खाता है या बिल्कुल अलग है। तो आप पहले देखो, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, कुआलालंपुर। इसका आंसर कुआलालंपुर है। बोलो क्यों। जापान एक कंट्री है, चाइना एक कंट्री है, इंडोनेशिया एक कंट्री है। कुआलालंपुर, कुआलालंपुर कैपिटल है किसकी, मलेशिया की। इसका मतलब ये हुआ 3 कंट्रीज दी हुई है और एक ऑप्शन कैसा दिया है, उस एक ऑप्शन दिया है कैपिटल वाला। तो यानी यही क्या हो जाएगा सबसे अलग, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑड मैन आउट के अंदर जरूर ध्यान रखें, ये कहां से आ सकता है, ये आपके जीके से होता है या आपके साइंस से होता है, यानी ये किस फील्ड से आ जाए इसका कोई पता नहीं है। इसकी बस आपको क्या होनी चाहिए, हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी या जानकारी आपको रहनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज ये लगते आसान है, लेकिन इसके बीच में फर्क बताना क्या आ जाता है एग्जाम में बहुत टफ। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से है। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ टुगेदर इज कोडेड एज दिस इन वन कोड देन हाउ पेरोल विल बी कोडेड। किसी भाषा में या किसी कोड में टुगेदर को यदि ऐसा लिखा जाता है जो आपके सामने है, तो पेरोल को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इजी है, ये तो आप वैसे भी कर सकते हो। आपको दे दिया उसने क्या, टुगेदर, क्या दिया है,
टुगेदर। टुगेदर को क्या लिखता है, पहले ये लिख दो, RQEGRJCT। आपको पहले ये पता करना होगा कि इसमें कोडिंग क्या यूज की गई है। तो अगर आप अल्फाबेट्स को याद करो, या अल्फाबेट का अगर आपको पता है, तो A पर 1, B पर 2, C पर 3, D पर 4, E पर 5, इस टाइप से आप क्या होने चाहिए, सारे के सारे नंबर याद होने चाहिए। अगर आपको नंबर्स याद रहेंगे तो करना इजी होता है, ठीक है। वैसे यहाँ देखो, अगर आप T कितने पे आता है, 20 पर, और R कितने पे आता है, 18 पर, O कितने पर आता है, 15 पर, Q कितने पे आता है, 17 पर, G आता है 7 पर, E आता है 5 पर, E आता है 5 पर, G आता है 7 पर, T आता है 20 पर, R आता है 18 पर, H आता है 8 पर, G आता है 10 पर, E 5 पर, और ये 3 पर, ये 18 पर, और ये T 20 पर। कैसे लिख रहा हूं भी, 18 20 ऐसे लिखना ABC आप अपनी कॉपी पे, और सिर के ऊपर डालना नंबर, ऐसे नंबर डालते जाना, आपको खुद पता चलता जाएगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब आप लॉजिक क्लियर करो, क्या हो रहा है भाई, 20 से 18 दैट मीन्स घटा, यानी फर्स्ट लेटर में क्या हुआ, -2, 15 से 17 प्लस हुआ, फिर क्या हो गया, +2, 7 से 5 घट गया, -2, 5 से कितना हो गया, 7 + 2, यानी लॉजिक बिल्कुल क्लियर, -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 का लॉजिक चल रहा है। तो पैरोल का क्या होगा, PAROLE का क्या होगा, P आता है 16 पर, A आता है 1 पर, R 18 पर, O आता है आपका कितने पर, 15 पर, L आता है 12 पर, E आता है 5 पर। पहले से 2 घटना है, पहले से 2 घटना चाहिए, तो बनना चाहिए कितना, 14। 14 किस पर आता है, 14 आता है N पर। कौन से ऑप्शन है जो N से शुरू हो रहे हैं, देखो N से शुरू होने वाले ऑप्शन, एक तो ऑप्शन C है और एक ऑप्शन D है, यानी A और B ऑप्शंस क्या है, टोटली रॉन्ग, या तो आंसर C है या तो आंसर D है। -2 हो गया, अब क्या होना है, अब होना है +2, 1 में जोड़ा 2 तो बन गया 3, 3 पर क्या मिलता है, C, ठीक है। R अब क्या होना चाहिए, 2 घटना चाहिए, 18 से 2 घटने पर क्या मिलता है, 16, और 16 का क्या होता है, P, पकड़ लो जहां पे NCP कह रहा है, NCP ऑप्शन नंबर D पर होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। कुछ महान प्राणी पूरा का पूरा सॉल्व करना है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हमें अपने ऑप्शन की मदद लेनी है, हम ज्ञान बांटने नहीं जा रहे एग्जाम में, या हम स्टेप्स बनाने नहीं जा रहे हैं, हमें अपने ऑप्शन जहां पर मिल गया टिक मार के अगले क्वेश्चन पर बढ़ना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कैलेंडर टॉपिक से आया है। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे देन व्हाट विल बी द फिफ्थ डे आफ्टर 21st डे ऑफ द सेम मंथ। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो उसी माह के 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन कौन सा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरी बात को, कैसे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा गौर समझो, पहले जो इसने दिया मैं वो लिख लेता हूं। यानी कोई महीना है, आपको नहीं पता कौन सा महीना है, यानी उस महीने का तीसरा दिन जब आपने देखा, उस महीने का तीसरा दिन जब आपने देखा तो क्या मिला, मंडे, मंडे मिला। ये क्वेश्चन दिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैलेंडर का एक फैक्ट है, एक बात है, हर 7 दिन के अंदर कैलेंडर अपने आप को क्या करता है, रिपीट। हर 7 दिन में या हर 7वें दिन कैलेंडर अपने आप को क्या करता है, रिपीट। आप जिस डेट में इसे देख रहे हो इस वीडियो को, इस डेट को देखो और कैलेंडर देखना सामने। इस डेट के 7वें दिन, इस डेट के 7वें दिन जो डेट होगी उसमें भी आपका जो डे होगा वो क्या होगा, सेम। यानी अब उसने कहा क्या भाई मुझे, उसने बोला कि भाई 5th डे आफ्टर 21st डे, यानी 21वें दिन के बाद 5 दिन और, तो टोटल कितने दिन बोल रहा है, 21 दिन तो हो गए पूरे, उसमें 5 दिन के बाद 21वें दिन के 5 दिन बाद और, यानी कुल मिलाकर के 26 दिन बोल रहा है ना कि 26 दिन बाद क्या डेट आएगी। चलो देखो कैसे है,
मुझे ये बताओ, यहां से वो कितना आगे जाने के लिए बोल रहा है? आपको 26 जाने को आगे बोल रहा है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। मुझे बताओ, अगर तीसरा दिन मंडे है तो ठीक उसके +7 अगर मैं करूं तो फिर से क्या आएगा? मंडे आएगा कि नहीं आएगा? +7 का मतलब कितना हुआ? 3 में अगर आप +7 मंडे, अगर मैं फिर से +7 इसमें और करूं, इसमें इस मंथ में, हमको नहीं पता डेट क्या है, डेट से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर अगले 7 दिन करूं फिर मंडे आएगा, फिर मैं अगले 7 और करूं तो फिर भी क्या आएगा? मंडे। क्या आएगा? मंडे। ठीक है, कितना आ गया? मंडे। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? यहां से देखो 7 7 7 7 7 7 7 गुना 3 कितना हो गया? 21। यानी हम कितने दिन आगे आ चुके हैं? 21 और 3 24 दिन और आगे आ चुके हैं। हमें और आगे जाना है। हमें क्या करना है? और आगे जाना है। कितना जाना है? जैसे ये कितना हो गया? 7 14 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24। यानी 25वें दिन क्या आएगा? 25वें दिन आपका ट्यूसडे आएगा। 26वें दिन क्या आएगा? 26वें दिन आपका वेडनेसडे आएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि तीसरा दिन तो ये है। तीसरे दिन से आगे गए आप, फिर और आगे गए आप, फिर और आगे गए आप, फिर और आगे गए आप। तो देखो 3 से 7 10, 10 से 7 17, 17 से 7 24, 24 दिन हो गए। जाने कितना टोटल? 26 दिन। और तो ये कितना हो गया? 25वां दिन, ये 26वां दिन, यानी कितना बन गया आंसर? वेडनेसडे। ये सिंपलेस्ट तरीका है आपको चीजों को सॉल्व करवाने का। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। चाहो तो आप इसमें, वैसे आप डेट नहीं डाल सकते ना, इसलिए कि 7-7 दिन आगे बढ़ाते जाओ और जितने दिन की वो बात करो उतना पहुंच जाओ, आपको खुद ब खुद आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वेडनेसडे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है रैंकिंग बेस्ड टाइप का, कंपैरिजन टाइप से। अमंग 5 बॉयज बसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज मच एज राजू। जयंत इज टॉलर देन प्रदीप बट स्मॉलर देन मनोहर, हु इज टॉलेस्ट। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। ओके, जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। कौन सबसे लंबा है? बढ़िया क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भयानक प्रश्न नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आप देखो कैसे कैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लड़के हैं, ध्यान समझे मेरी बात को। इस तरफ को बड़े वाला बड़ा होगा और इस तरफ को कौन सा होगा? छोटे वाला। ठीक है, एक तरफ बड़ा और एक तरफ क्या होगा? छोटा वाला। इस तरफ को बड़े वाले रखूंगा, उस तरफ को छोटे छोटे रखूंगा। पहली लाइन पढ़ो, मनोहर, बसंत मनोहर से लंबा है। बसंत इज टॉलर देन मनोहर, यानी इसका मतलब क्या हुआ? बसंत लंबा है, बड़ा है। किससे? मनोहर से। बड़ा है तो बड़े की तरफ, छोटा है तो छोटे की तरफ। बसंत लंबा है किससे? मनोहर से आगे। बट नॉट एज मच एज राजू, लेकिन उतना नहीं जितना राजू है। यानी बसंत मनोहर से तो लंबा है लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? राजू इससे भी बड़ा हुआ। इसका मतलब राजू जितना नहीं है का मतलब क्या? यानी राजू बड़ा ही हुआ इसका मतलब ये हुआ। आगे, जयंत इज टॉलर देन प्रदीप। अब देखो अगली लाइन कहता है कि भी जो जयंत है ना वो किससे बड़ा है? प्रदीप से। देखो बना दिया ना बड़ा, जयंत बड़ा है प्रदीप से परंतु मनोहर से छोटा है। ये जयंत मनोहर से कैसा है? छोटा। तो कहां रखना चाहिए इसको? इसको यहां तो रख नहीं पाएंगे कि इस चीज को यहां रखा तब तो ये मनोहर से बड़ा बना दिया आपने। जयंत बड़ा है प्रदीप से लेकिन मनोहर से छोटा। इट मीन मनोहर आएगा पहले और जयंत आएगा बाद में। और जयंत अगर पहले आएगा तो उसके पीछे कौन आएगा? प्रदीप। क्वेश्चन खत्म। इसमें पूछा था सबसे लंबा कौन? राजू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें सबसे लंबा कौन है? राजू। जानकारी को आराम से पढ़िए, इसकी इंफॉर्मेशन को शांति से पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग अगर आपने करनी है तो इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्वेश्चन को जितना हो सके आराम से और अच्छे से पढ़ने की आदत डालो, प्लस इस पर प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका इंग्लिश डिक्शनरी से है, अरेंजमेंट से है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है भी। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से
नीचे दिए गए जो ऑप्शन है आपके, उसमें से थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा वो आपने बताना है। देखो पहले मैं अक्षर लिख देता हूं और आपको तरीका बताते हैं कैसे करते हैं इसको। अक्षर है आपके पास पहला मोनार्की, दूसरा है मोनेस्टिक, MONASTIC मोनेस्टिक, तीसरा है मॉनिटरी, MONETRY, चौथा है मोनीड, MONEYED। ये है आपके पास, ये 4 ऑप्शन है। आपने बस इतना बताना है कि इसमें तीसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो डिक्शनरी का हिसाब किताब ये होता है, देखो पहला सेम पहला सेम पहला सेम, यानी इससे पता नहीं चलेगा पहले कौन आएगा दूसरे पे कौन आएगा। जब तक सेम मिलते जाएंगे तब तक आप उसको इग्नोर करते हुए जाएंगे, ठीक है। आओ एम यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यानी इससे तो डिसाइड नहीं होगा कि भी बड़ा पहले में कौन आएगा, दूसरे में कौन आएगा और तीसरे में कौन आएगा। तो मैंने ये कट कर दिया। इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, यानी इससे भी नहीं पता चल रहा कि पहले में कौन है, दूसरे में कौन, तीसरे पे कौन। हाँ इसमें एन 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 एन, इससे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि सभी जगह तो सेम है। बात वहां से शुरू होगी जहां पर चीजें डिफरेंट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये ए है, ये ए है, ये ई है, ये ई है। बस यहां पर समझ आना मेरी बात को, ए वाले पहले आते हैं डिक्शनरी में, क्योंकि एबीसी में ए कहां आता है पहले और ई कहां आता है बाद में, ठीक है। यानी ये दोनों आएंगे डिक्शनरी में पहले और ये दो आएंगे डिक्शनरी में बाद में। कहा आएंगे डिक्शनरी में बाद में। अब बोलो क्या बोला उसने, बोला तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो जो स्मार्ट बच्चा है वो इन दोनों के ऊपर काम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले 2 नंबर पर आने वाले ये जो दोनों होंगे ना, ये डिक्शनरी में फर्स्ट और सेकंड नंबर लेंगे। क्या लेंगे? फर्स्ट और सेकंड। इनमें एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन थर्ड प्लेस की बात कर रहा है। तो मैं सीधा किस पे फोकस करूंगा? इन लास्ट 2 के ऊपर, ठीक है। अगर फुल आंसर बनाना चाहूं तो देख दो फुल आंसर, यानी इन 2 में फर्स्ट और सेकंड चुन दो। सबसे पहले ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए यहां भी, यानी यहां से पता नहीं चलेगा पहला कौन है। अब मुझे बताओ एबीसी में आर पहले आता है कि एस पहले आता है? तो आप बोलेंगे सर आर के बाद आता है एस। दैट मीन्स ये नंबर 1 पर हुआ और ये नंबर 2 पर हुआ। क्यों हुआ 2 पे? क्योंकि दोनों में क्या आ रहा था शुरू में? ए। डिसाइड किसने किया? इस वाले ने। अब तीसरे नंबर पे क्या है? देखो ई यहां भी है, ई यहां भी, यानी ये तो नहीं बता पा रहा कि भी कौन पहले है कौन बाद में। तो मुझे बताओ टी पहले आता है कि वाई पहले आता है? तो आप बोलेंगे सर टी पहले आता है। अगर टी पहले आता है तो ये पहले आएगा और वाई बाद में आता है तो ये 4th प्लेस पर आएगा। आपसे 3rd प्लेस का पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपसे पेपर में 2nd पूछ सकता है, 4th पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट नहीं पूछ सकता कभी, ये तो बहुत आसान होता है। मैंने सारे करके बता दिए एक ही बार में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो जो सेम हो गए ना उससे नहीं चलेगा पता चलेगा तब जब लेटर्स बदलते जाएंगे वहां से। ओके, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड एक और देखते हैं। ये फिर से ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। निम्न कौन सा शेष से भिन्न है? कौन सा अलग है वो आपको पता करना है। अब देखो अल्फाबेट्स दिए हैं और पूछ रहा कि कौन अलग है, यानी कुछ ना कुछ 3 के अंदर रिलेशन जरूर होगा, वो आपको ढूंढना होगा। पहला है PRT, दूसरा क्या है आपका ऑप्शन QOM, तीसरा है CEG, चौथा है UW एंड Y। ठीक है, पता करो। पता करने का सबसे तरीका है कि इनके नंबर्स याद होने चाहिए। P आता है 16 पर, R आता है 18 पर और ये आता है 20 पर। क्या लॉजिक मिला? 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20। इसको देखो जरा, ये आता है 17 पर, ये आता है 15 पर और ये आता है 13 पर। ठीक है, अब इसको देखो 3, ये आता है 3 पर, ये आता है 5 पर और ये आता है 7 पर। U कितने पे आता है? U आता है 21 पर, W आता है 23 पर और ये Y कितने पर आता है? W आता है आपका, Y आता है 25 पर। अब आप खुद मुझे बताओ कौन अलग है। आप मुझे खुद बताओ कौन अलग है। 16 से बढ़कर 18, 18 से बढ़कर 20, 3 से बढ़कर 5, 5 से बढ़कर 7,
21 से बढ़कर 23, 23 से बढ़कर 25, 17 से घटकर 15, 15 से घटकर 13, यानी ये आपका गलत है। हर एक ऑप्शन में ये चीज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें चीजें घट रही है। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ बच्चे बोलेंगे ये 17, 15 क्या लिख रहे हैं। ABC के अल्फाबेट्स जब आप लिखोगे ना, ए से लेकर जेड पर, उनके ऊपर नंबर डाल के देखना कि 1 पे क्या होता है, 10 पे क्या होता है, 16 पे क्या होता है, 17 पे, ये याद होना चाहिए। इस टॉपिक को मैं आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग में सिखाऊंगा डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, किसी अंग्रेजी शब्द में स्टम्बल आपको एक वर्ड दिया। क्या वर्ड दिया? स्टम्बल। ठीक है, स्टम्बल एक वर्ड आपको दिया। मैं पहले लिख देता हूं स्टम्बल, STUMBLE। स्टम्बल वर्ड दिया। इसने बोला कि इसका सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ले लो। कौन सा लो? दूसरा, चौथा, छठा, सातवां अक्षर ले लो। चलो ले लो आप। दूसरे पे क्या है? T, चौथे पे क्या है? M, छठे पे क्या है? L और सातवें पे क्या है? E। यानी इसने बोला कि इस लेटर में से क्या करो, दूसरा उठा लो, चौथा उठा लो, छठा उठा लो और सातवां उठा लो। दो वही मैंने उठा दिया। आगे बढ़ो, अक्षरों को अरेंज करो, व्यवस्थित करो और ऐसे कितने इंग्लिश के वर्ड्स आप बना सकते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, जिनका कुछ मीनिंग बने। वैसे अब आप इन 4 अक्षर से कितने अक्षर बना सकते हो। और इसने एक और बात कही है, लेटर्स को दोबारा रिपीट मत करना, यानी हर एक अक्षर को उस वर्ड के अंदर एक ही बार रखना है। जैसे आप बोलेंगे एक अक्षर होता है, मान लो लीफ, इसमें लेटर ई क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। रिपीट नहीं करना है। जितने 4 अक्षर आपको दिख रहे हैं, चारों एक एक बार यूज करने हैं, रिपीट नहीं करना है। तो मुझे बता कौन सा अक्षर बनेगा इससे? ऐसा अक्षर बनाना है जिसका कुछ मतलब ही निकले। उटपटांग नहीं बनाना, TLM या उटपटांग अक्षर नहीं बनाने। सार्थक यानी मीनिंगफुल लेटर बनना चाहिए, जिससे कुछ मीनिंग भी होता है। ऐसे नहीं उटपटांग बनाते बच्चे की तरह। इससे बनेगा एक अक्षर, बहुत आराम से आप समझ जाओगे। इससे बनेगा मेल्ट। मेल्ट माने पिघलना। और सिर्फ एक ही बन सकता है दुनिया में, बाकी जितना जोर लगा लो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक बेहतर क्वेश्चन था, ऐसे बनाना है। तो कौन सा एक लेटर बनेगा जो मीनिंगफुल लेटर है? मेल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 1। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन को देखिए क्या है। 4 questions given below are based on 5 3-digit number given below। यानी एक ही आपके पास जानकारी दी है, एक ही जानकारी पर नीचे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस यही बात कर रहा था मैं आपसे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ देंगे। देखो, अब ये जानकारी के अगर आपके ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो आपको अगले 4 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। यानी एक ही क्वेश्चन, यानी छोटी, ये तो छोटी जानकारी ना आपके पास है, छोटी जानकारी है, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे, ये तो आसान है। इसके लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन अभी और है, मैंने सबसे लास्ट में रखा, जिसको बोलते हैं पजल। उसमें देखना कैसे होता है क्वेश्चन। ये इजी है। फिर भी देखो आपको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा। कहता है कि भी 3 अंकों की संख्या आपके सामने दी गई है। पहले मैं उन संख्याओं को आपके सामने लिख देता हूं। पहले हम उन संख्याओं को लिखते थे भी क्या क्या दिया है। उसने बोला एक अंक दिया 851, ठीक बात है। एक दिया 375, एक दिया 638, एक दिया उसने आपको 249, एक उसने दिया आपको 526। ये आपको डिजिट दिए हुए हैं। इन डिजिट के आधार पर आपसे नीचे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द डिजिट्स ऑफ एवरी नंबर आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। प्रत्येक संख्या के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो फिर संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाहिने छोर से तीसरा होगा। यानी बहुत ही कंफ्यूजिंग करने की बात कह रहा है। दोस्तों, आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर कहता है छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ। यानी आपको कह रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ और क्या कर दो, प्रत्येक संख्या के अंक, प्रत्येक संख्या जैसे 851, इसमें कितने अंक है? 1 2 3। इसमें कितने अंक है? 3 अंक। इन अंकों को अरेंज करो किस फॉर्म में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ?
असेंडिंग माने छोटा क्या है 1, उससे बड़ा 5, उसके बाद क्या है 8, ध्यान से देखना। फिर सबसे छोटा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, सबसे छोटा 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8, सबसे छोटा 2, उसके बाद 4 और सबसे लास्ट में 9। इसमें सबसे छोटा 2, उसके बाद आपका अगला अक्षर है 5 और सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर होगा 6। यानी अंकों को, डिजिट्स को, इन पूरों को नहीं, इसके अंदर लिखे हुए डिजिट्स को आरोही क्रम में लगाओ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। लगा दिया। लगाने के बाद क्या करो, अवरोही क्रम में लगाओ इनको। अब क्या करो, इनको अवरोही क्रम में अरेंज करो इनको। यानी अब ये जो आपके सामने बने ना, इनको लगाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, लगाओ इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम क्या करेंगे, इसी जो हमने संख्याएं बनी, अब ये संख्याएं बन गई, जो नंबर बने, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। डिसेंडिंग माने सबसे बड़ा आना चाहिए पहले। तो सबसे बड़ा क्या बनेगा 368, उससे बड़ा 357, उससे बड़ा 256, उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा, सॉरी मार्क, ये सबसे बड़ा ना, उससे छोटा, और उससे छोटा 249, और सबसे छोटा कितना बना 158। ये क्या था, ये था डिजिट्स का असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। ये था फिर इन अंकों का, डिजिट्स का नहीं, इन अंकों का डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। भाई बात सुनना ध्यान से, इतनी बारीकी है पेपर के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर। इसमें सिर्फ डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो ये अंक बने, ये संख्याएं बनी, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। अब बोलता राइट साइड से बताना तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है। 1 2 3, राइट साइड में तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 256। लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे हैं सर 256 तो है नहीं, मुझे ये बताओ 256 बना किस से है, 256 किस से बना है, 256 बना है 526 से। इट मीन 526 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी यहां देखो आपने आंसर भी निकाल दिया, लेकिन आंसर इस तरीके से नहीं दिया है, आंसर पूछे ओरिजिनल फॉर्म में। तो 256 किस से बना है, 256 बना है 526 का। दैट मीन्स 526 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर बी। अब लग रहा है पता आपको, यही कहने की कोशिश कर रहा था, कितनी बारीकी है। पहले सिर्फ इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, फिर जो पूरा का पूरे नंबर बने उनको डिसेंडिंग में लगाया, फिर राइट से देखा तीसरे पे, इतना भी उसका दिल नहीं भरा, फिर ऑप्शन ऐसा भी डाला, ऑप्शन डाला कि भाई ये ओरिजिनल है किसका, इसका। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ चुके होंगे। उसी सेम क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, इफ 2 is added to the middle digit of all odd number and 3 is subtracted from the first digit of all even number। अच्छा परेशान हो, देखो जैसे वैसे करो, सभी विषम संख्याओं के यानी हर एक ऑड डिजिट का जो मिडिल नंबर है उसमें से करना 2 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके मिडिल डिजिट से क्या करना 2 सब्ट्रैक्ट करना, और हर इवन नंबर से फर्स्ट डिजिट में से 3 माइनस करना। अच्छा क्या कह रहे हैं भाई ये, मुझे ये बताओ इवन नंबर और ऑड नंबर पहचानने आते हैं। जिन नंबर के लास्ट में 1 5 7 9 होता है वो होते हैं ऑड, जिन नंबर के लास्ट प्लेस पर 0 2 4 6 8 दिखाई दे वो होते हैं इवन नंबर। मुझे बताओ ऑड कौन से हैं, ऑड ये है, ऑड ये है, ऑड ये है, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या। उसने बोला कि जो विषम संख्याएं हैं, जो विषम संख्याएं हैं उसके मध्य यानी मिडिल वाले डिजिट में क्या कर देना 2 ऐड कर देना, यानी 5, यानी मिडिल कौन सा इसका 5, भाई इसमें 2 ऐड कर देना। ये बोला ऐसा, यानी कितना बन गया 871। ये भी क्या है ऑड नंबर। इसने बोला कि जो ऑड होगा उसके बीच वाले डिजिट में क्या करना, बीच वाले अंक में क्या करना 2 प्लस। लो भाई मैंने भी कर दिया। ये इवन नंबर है, पहले आप ऑड को सॉल्व करो, ये भी ऑड है, कहता है कि भी बीच वाले में 2 ऐड करना, लो भाई मैंने भी कर दिया। अच्छा ऑड का हो गया, कहता है कि भी अगर इवन नंबर आपको दिखे, जो कि हमारे पास 2 दिख रहे हैं, इसके फर्स्ट डिजिट में से 3 माइनस करना।
इसका फर्स्ट पहला अंक कौन सा है 6, यानी इसके पहले डिजिट में से पहले अंक में से 3 माइनस करना, यानी 6 में से 3 के कितने बचे 3, 338। और इसके ये भी इवन है, इसके पहले से 3 सब्ट्रैक्ट करना तो कितना बन गया 226। मेरी बात कितनों की बुद्धि में आई, कितने बच्चों को बात समझ में आई? मुझे लगता है समझ में तो आनी चाहिए, नहीं समझ में आ रही तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे किसी बैच की जरूरत नहीं है, मैं खुद से अपने हिसाब से कर सकता हूं, तो वेल एंड गुड। जिसको लग रहा है कि हमें सच में इसकी प्रिपरेशन करने के लिए कुछ जानकारी और चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, वही बैच ज्वाइन करना, एक्स्ट्रा ज्वाइन मत करना। ओके, चलिए ये बन गया जो उसने कंडीशन दी। अब क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट नंबर्स ऑफ न्यूली क्रिएटेड नंबर। यानी अब जो नई संख्या बनी, ये बन गई नई संख्या है, इन नई संख्याओं में सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े अंकों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर क्या होगा। पहली बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो इसका ऑप्शन था वो था गलत, वो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, मैं ऑप्शन सही करके आपको पीडीएफ में दूंगा। ठीक है, और मैंने आपके सामने अभी आंसर भी सही वाला लगाया, लेकिन एग्जाम के अंदर इसका ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो उसने बोला सबसे बड़ा कौन है, उसने बोला सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो सर हमारे को 871 दिखाई दे रहा है नए में, पुराने में नहीं, नए में। और सेकंड बिगेस्ट कितना है, सेकंड बिगेस्ट है 395। भाई इनको कर दो आपस में सबट्रैक्ट, क्योंकि उसने माइनस करने को कहा है। तो कितना बन गया, 11 में से 5 गए 6, और यहां कितना बचा 7, और यहां कितना बचा आपके पास, यहां बचा आपके पास 4, यानी 476। 476 is a right answer for this question, which is option number D। आइए फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसी का ही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन है इसके ऊपर। What will be the product यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ ए थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द राइट। यानी उत्पाद, देखो उत्पाद गलत शब्द है यहाँ पर, मैंने एग्जाम में जैसा लिखा था वैसा ही, उत्पाद नहीं है यानी मल्टीप्लीकेशन। तो कई बार जो हिंदी जो इंग्लिश के कट्टर विरोधी हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें, इंग्लिश में भी कई बार देख लिया करो। ओके, क्योंकि ऐसी गंदी अनुवाद ये करते हैं एग्जामिनर कि आपको पता ही चले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में भी रेफर किया करो। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से पढ़ो। कहता है कि प्रोडक्ट निकालना किसका, तीसरे नंबर के तीसरे डिजिट का, लेफ्ट से तीसरे नंबर का तीसरा डिजिट, और राइट से सेकंड नंबर का सेकंड डिजिट की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी। आओ जरा देखो यहां पे, मैं आपको बताऊं क्या कह रहा है ये। ठीक है, इतनी बारीकी है देखो इस पेपर में, मैं आपको पहले भी कहा, देखो अब ध्यान से। लेफ्ट से क्या कहा, बाएं छोर से तीसरी संख्या, 1 2 3, लेफ्ट से तीसरी, यही तो है। इस तीसरी के क्या बोलता है, तीसरा अंक। इस तीसरी का तीसरा अंक कितना है, तीसरी का तीसरा अंक है सर 8। इसकी गुणा करनी है, प्रोडक्ट करना है किसके साथ, दाएं छोर से, यानी राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से दूसरा सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, राइट साइड से दूसरे नंबर का दूसरा डिजिट। दूसरा नंबर तो ये है, इसका दूसरा डिजिट कितना है, दूसरा डिजिट तो 4 है सर। 8 इंटू 4 कितना, 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कैसा रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान। लेफ्ट से जाओ तीसरे के पास, तीसरे अंक के पास, तीसरे अंक में तीसरा डिजिट पकड़ो, राइट से आओ दूसरे संख्या पर, और उस संख्या का मिडल यानी उसका दूसरा अंक पकड़ो, उनकी गुणा करो, बताओ कितना है, 32। 32 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप इस चीज को भी समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड, उसी क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन, यानी एक ही क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। यानी हर एक इस अरेंजमेंट में पहले और तीसरे को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज मतलब जहां पहला है वहां तीसरा, जहां तीसरा में पहला, यहां देखो लग जाएगा पता, 1 5 8, 3 उधर 5 इधर, यानी 5 7 3। इंटरचेंज करो तो 8 पहले, 3 और 6, तो 9 आएगा आगे, 2 जाएगा लास्ट में, 9 4 2, 6 आगे
और बाद में लास्ट में 5, ये कर दी इंटरचेंज। इंटरचेंज करने के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी तो ये है और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, 836। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब आपको ये देखना होगा 836 बना किससे है, 638 से। दैट मीन्स 638 is the right answer of this question, which is option number B. I hope ये चीज भी आप समझ चुके होंगे। अंकों को बदलना है आपस में, पहले को तीसरे के साथ, जहां पहला वहां तीसरा लिखना है, तीसरा वहां पहला लिखना है, और ऐसा करते जाओ। और सेकंड लार्जेस्ट नंबर देखो कौन सा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई फ्रेंड, आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जिसे आप पजल कहते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। इस क्वेश्चन के बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन है। उससे पहले इंफॉर्मेशन आप पढ़िए। क्वेश्चन है 6 person A B C D E F bought different chocolates, sneaker, पर्क, मंच, जैम्स एंड कैडबरी। देखो भाई 6 आदमी हैं, 6 व्यक्ति हैं, A B C D E F। इन्होंने क्या क्या अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स खरीदी मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं, जैसे स्नीकर्स भी होती हैं, पर्क होती है, मंच होती है, जेम्स होती है, कैडबरी। ये चॉकलेट की टाइप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है एवरी पर्सन बॉट दिस पैकेट इन डिफरेंट नंबर। हर एक आदमी ने इनको क्या खरीदा, अलग अलग पैकेट में। किसी ने 2 पैकेट खरीदे, किसने 3 पैकेट खरीदे, किसने 4 खरीदे, किसने 5 खरीदे। आगे कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंफॉर्मेशन इज इन अ सीक्वेंस। ये जरूरी नहीं है कि ए ने 1 खरीदे हों, बी ने 2 या सी ने 3, इस टाइप से जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यानी आपको देखना पड़ेगा भी क्या है। मोर देन 2 person डिड नॉट बाय द सेम आइटम और सेम नंबर ऑफ पैकेट्स। 2 लोगों से ज्यादा, दो लोगों नहीं आप कहेंगे, 2 व्यक्ति जो होंगे, 2 पर्सन होंगे, या तो सेम टाइप की चॉकलेट्स वो खरीद सकते हैं, या तो सेम नंबर ऑफ पैकेट्स खरीद सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मान लो अगर ए मान लो जेम्स खरीद रहा है, तो उसके अलावा कोई एक और आदमी हो सकता है जो जेम्स खरीदे। ऐसे नहीं, अगर ए भी जैम खरीद रहा है, बी भी जैम खरीद रहा है, सी भी जैम खरीद रहा है। यानी ये कंडीशन है कि एक टाइप की चॉकलेट को सिर्फ 2 ही आदमी खरीद सकते हैं, या फिर 2 पैकेट या 3 पैकेट, या कोई भी जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, वो लिमिट भी कितने पे लग गई है, 2 आदमी। यानी मान लो अगर बी ने 2 पैकेट खरीदे, तो 2 पैकेट कोई और भी खरीद सकता है, या फिर जितने पैकेट खरीदने हो, यानी लिमिट है 2 की। ऐसे नहीं कभी ए भी 3 पैकेट खरीद रहा है, बी भी 4 पैकेट 3 पैकेट खरीद रहा है, और सी भी 3 पैकेट खरीद रहा है ना। पैकेट की लिमिट भी 2 है और चॉकलेट की लिमिट भी 2, ये इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इसके बाद जो मेन जानकारी शुरू होती है वो यहां से। अब आप एक काम करो, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे बनाते। तो ये है वो आदमी जो हमारे पास है, 6 आदमी है ना, ये A B C D E F बना लो आप। यहां पर मैं लिखूंगा कि भी उसने कौन सी चॉकलेट खरीदी, और यहां में लिखूंगा भी कितने उसने पैकेट उस चॉकलेट के खरीदे, नंबर ऑफ पैकेट्स की संख्या। वो जैसे कहेगा वैसे करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। कहता है फर्स्ट लाइन पढ़ो, सी बॉट पैकेट ऑफ मंच। सी ने मंच का पैकेट खरीदा, सी ने मंच का पैकेट खरीदा। कितने पैकेट खरीदे कुछ पता नहीं। आगे बी बॉट 1 पैकेट। बी ने 1 पैकेट खरीदा, किस चॉकलेट का खरीदा कुछ पता नहीं। आगे ए एंड डी बॉट द सेम नंबर ऑफ पैकेट्स। जितने ए ने पैकेट्स खरीदे उतने ही किसने खरीदे, डी ने। यानी ए और डी के पैकेट्स क्या होंगे, सेम। लेकिन हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ पैकेट्स ए ने खरीदे और कितने बी ने खरीदे, लेकिन जब पता चलेगा तो दोनों जगह क्या रखना पड़ेगा, सेम। आगे 2 person बॉट पैकेट ऑफ जैम। इसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 लोग इनमें ऐसे होंगे जो जेम खरीद रहे होंगे। यानी अब कौन है पता नहीं, 2 आदमी लेकिन ऐसे होंगे जिनको जेम चॉकलेट्स मिल रही होंगी। अभी देखते हैं वो कौन होंगे। आगे ओनली 1 person बॉट 5 per पैकेट। एक ही इसमें एक आदमी होगा, एक आदमी इसमें ऐसा होगा जो 5 पैकेट किसके खरीदेगा, पर्क के 5 पैकेट खरीदेगा। लेकिन कहां खरीदेगा हम नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ो, यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा भैया, पूरा का पूरी आगे पढ़ना पड़ेगा। ई बॉट 2 पैकेट ऑफ जेम। यहां से बात कुछ क्लियर होना शुरू हुई कि ई ने जेम के पैकेट खरीदे। कितने खरीदे, 2 पैकेट खरीदे। ई ने जेम के कितने पैकेट खरीद लिए हैं, 2 पैकेट खरीद लिए हैं। ओके आगे
ई ने जैम के 2 पैकेट्स खरीदे। आगे आगे वाली जानकारी की तरफ नजर डालो। पैकेट्स ऑफ कैडबरी बॉट वर मोर देन दोज ऑफ स्नीकर बट लेस देन मंच। यानी कह रहा है कैडबरी के पैकेट स्नीकर से ज्यादा, यानी जो कैडबरी की चॉकलेट के पैकेट हैं वो स्नीकर से ज्यादा, लेकिन मंच के पैकेट से कम। यानी मंच के कैडबरी से क्या है, ज्यादा। कैडबरी के पैकेट स्नीकर से तो है ज्यादा लेकिन मंच से है कम। ठीक है, यानी ये जो नंबर ऑफ पैकेट्स है ये अरेंज करने पड़ेंगे अब इस बेसिस पर आपको। इसमें एक और इंफॉर्मेशन थी, वो ये थी ए डिड नॉट बाय कैडबरी, यानी ए ने कैडबरी चॉकलेट नहीं खरीदी। ए ने कैडबरी चॉकलेट नहीं खरीदी, तो कैडबरी चॉकलेट के लिए या तो बी बचा है, या तो डी बचा है, या तो एफ बचा है। ठीक है, इसने एक जानकारी और दी हुई है, ई बॉट 2 पैकेट ऑफ जैम, वो मैंने बना दिया। एक जानकारी इसमें और थी, ओनली 1 पर्सन, सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है, एक ही आदमी ऐसा है जिसने 5 पैकेट पर्क के खरीदे। तो मुझे बताओ, अगर मैं 5 पैकेट यहां पे लिखूंगा पर्क, तो 5 पैकेट यहां भी आ जाएंगे। और इसने इंफॉर्मेशन साफ साफ लिखा है, एक ही आदमी ऐसा मिलना चाहिए जिसने कितनी खरीदी है, 5 पैकेट पर्क। तो यहां तो आप नहीं रख सकते क्योंकि डबल बार हो जाएगा। यहां तो आप फिर भी नहीं रख सकते, यहां पे तो मंच की जगह ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो यानी पर्क के लिए ओनली कौन बचा, एफ बचा, जो कितने पैकेट के साथ है, 5 पैकेट के साथ है। जो कितने पैकेट के साथ है, 5। यहां तक इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो चुकी है, क्लियर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्नीकर के पैकेट कम बताने हैं कैडबरी के उससे ज्यादा, और मंच के सबसे ज्यादा पैकेट बताने हैं। ठीक है, मुझे स्नीकर के सबसे कम, कैडबरी के उससे ज्यादा और मंच के सबसे ज्यादा पैकेट्स को शो करना है। तो बताओ कैसे करूं शो। ठीक है, तो अगर मैं स्नीकर के पैकेट को 1 मान लूं, यानी कम से कम मान लूं कि 1 2 5 यूज हो चुका है। अगर मैं कम से कम इसको 1 मान करके चलूं, 1 पैकेट मान करके चलूं, ठीक है, तो 1 से ज्यादा 2 तो जैम को मिल चुका है, 5 और को मिल चुका है, यानी 2 और 5 के साथ अभी छेड़खानी मत करो। यानी इसके अलावा जो बचा उसके साथ, तो 1 से ज्यादा कैडबरी 3 हो सकता है, और 3 से बड़ी कोई वैल्यू मंच के लिए क्या मिल सकती है, फिर 4। बस यही क्वेश्चन था, यहीं पर ध्यान था। फिर से सुन लो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। स्नीकर्स के पैकेट कम दिखने चाहिए, कैडबरी के स्नीकर से ज्यादा होने चाहिए, और मंच के सबसे ज्यादा आपको दिखाई देने चाहिए। यानी स्नीकर के कितने पैकेट हुए, इस हिसाब से कम होंगे, सबसे कम पैकेट हुए, यानी 1 पैकेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, स्नीकर को कम रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीज एडजस्ट होगी। कुछ बोलेंगे सर 5 क्यों नहीं रख रहे, अरे भाई 5 पर्क को मिल चुका है, 5 को आप यहाँ पे नहीं डाल सकते मंच के प्लेस पर, क्योंकि 5 ऑलरेडी पर्क के साथ चला गया है। आप कुछ ऐसे देखने पड़ेंगे जो नहीं दिए गए हैं। 1 मिल गया स्नीकर को, तो यानी यहां पर क्या आ गया, स्नीकर। 3 मिल गया कैडबरी को। अगर कैडबरी ए के पास नहीं हो सकता, अगर हमारा कैडबरी ए के पास नहीं हो सकता, तो हमारा कैडबरी फिर जाएगा कहां, तो हमारा कैडबरी जा सकता है डी के पास। हमारा कैडबरी कहां जाएगा, डी के पास, क्योंकि ए के पास तो जा नहीं सकता, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। यानी कैडबरी जो चॉकलेट है वो किसको मिल सकती है, फिर डी को, क्योंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स हो चुकी, और 1 तो चॉकलेट थी ही थी। 1 से हमें स्नीकर का पता चल गया, कैडबरी चॉकलेट मिल गई। और कैडबरी चॉकलेट के लिए कितने पैकेट मिल सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 पैकेट ले सकते हैं। अगर 3 पैकेट यहाँ पे लिख दिए तो मेरी मजबूरी बन जाएगी कि ए को भी कितने पैकेट देने पड़ेंगे, 3 पैकेट देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आएगा क्या, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसमें एक लाइन थी कि एक यानी 2 आदमी इसमें ऐसे हैं जिन्होंने जैम के पैकेट खरीदे हैं। तो जैम के पैकेट वाला कितना आदमी बना, अभी सिर्फ 1। तो अब कौन बचा जैम के पैकेट के लिए, सिर्फ यही बचा, बाकी की जगह तो फिक्स हो गई। तो ये हो गया जैम की जगह, तो जैम की जगह होगी यहाँ पर फिक्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। जिसे अभी भी डाउट है, जिसे अभी भी समस्या है, इसे आप एक बार फिर से देखना। मंच के कितने पैकेट हैं, 4, तो मंच के सामने 4 लिखो। जिसे अभी भी डाउट है, इसको जरा आराम से फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना, आपको हर एक जानकारी का पता चल जाएगा। और
विशेषकर जो ये जानकारी आपके सामने नहीं लिखी है मैंने आपके सामने या पढ़ी मैंने, सी ने इतने खरीदे, ए ने कैडबरी चॉकलेट, इसको ध्यान से पढ़ो। अगर आप इस जानकारी को आराम से पढ़ोगे और इसमें फिट करोगे तो ही बनेगा, अन्यथा या इसके अलावा अगर आप फिट नहीं कर पाए ये आपसे नहीं होने वाला। इसे कहते हैं हमारे क्या, इस टॉपिक का ही नाम क्या होता है तभी पजल। तो इसी पजल पर पहला क्वेश्चन अब क्या हुआ, अगर पजल सॉल्व नहीं हुआ तो क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है, क्या है, ऑफ द फॉलोइंग हु बॉट कैडबरी चॉकलेट, निम्नलिखित में से किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी, तो बताओ किसने खरीदी कैडबरी चॉकलेट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी ने खरीदी कैडबरी की चॉकलेट। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड, इस पजल का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर हु बॉट द इक्वल नंबर ऑफ पैकेट, निम्नलिखित युगलों में से किसने समान संख्या पैकेट खरीदे, भाई किसने सेम पैकेट खरीदे हैं, भाई ए ने भी खरीदे हैं सेम पैकेट 3 और डी ने भी सेम पैकेट खरीदे हैं डी, यानी ए और डी क्या है, सेम पैकेट वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड, इसी पजल पर तीसरा क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु बॉट पर्क चॉकलेट, निम्नलिखित में से किसने पर्क चॉकलेट खरीदी, तो देखो पजल में पर्क किसने खरीदी, पर्क चॉकलेट खरीदी है किसने, एफ ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एफ ने खरीदी है आपकी पर्क चॉकलेट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, एफ, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ पैकेट बॉट बाय सी एंड डी, सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में कितना अंतर है, तो देखो सी ने कितने खरीदे 4, डी ने कितने खरीदे 3, 4 में से 3 घटाओ कितने बचे 1, यानी 1 होगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर माने डिफरेंस माने भाई इसने 4 खरीदे इसने 3 खरीदे तो कितने डिफरेंस है 1 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ पैकेट बॉट बाय एफ सी एंड डी टुगेदर, एफ सी और डी द्वारा मिलाकर खरीदे गए पैकेटों का औसत क्या है, औसत जानते हो, सम करना और फिर डिवाइड करना, कौन सा बोला, एफ सी डी, एफ में कितने हैं 5, सी में कितने हैं 4, 5 और 4 9, डी में कितने हैं 3, 5 4 9 और 3 12, एवरेज निकलती है, सम करना और कितनी है ये टोटल 3 है, एफ सी डी 3 ही तो है, सम किया इनका और डिवाइड किया 3 से, यानी कितना है आंसर 4, विच इज ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारा पजल और इसके बेसिस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, न्यू एस्पायरेंट्स है, जो नई तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक इन चीजों के ऊपर हाथ नहीं लगाया या इन्हें नहीं देखा है, उनके लिए फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, इस पेपर के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्रॉपरली स्टडी अपनी शुरू कर दो। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो सेल्फ स्टडी अच्छे से शुरू कर दो, ठीक है, या अगर गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं हमारी तो आप बैच में एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। बैच की डिटेल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से आपके सामने हम डिटेल्स बता देते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें नंबर्स अवेलेबल आपके सामने हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको उस बैच के रिगार्डिंग हर एक डिटेल्स का पता चल सके। ओके, लाइव बैच रहेगा, रिकॉर्डिंग सेशन रहते हैं, हर एक लाइव क्लास का एक रिकॉर्डिंग सेशन भी रहता है। इन केस अगर आप लाइव रिकॉर्डिंग्स या लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग वाले सेशन से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने रीजनिंग के बारे में। मैंने आपको पहले भी कहा था, रीजनिंग इसका वैसा नहीं है जैसा और एग्जाम में आता है, अच्छे लेवल का रीजनिंग है, तैयारी करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के ये एग्जाम नहीं निकलने वाला, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए 100 बच्चे इस पेपर को देने जा रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, मान लीजिए अगर 100 बच्चे एचपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो जैसे मैंने अभी आपके सामने रखे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ताकत सिर्फ 100 में से 4 या 5 बच्चों में होगी। 95 या 96 बच्चा क्या होगा, बिल्कुल वेस्ट, यानी वो एग्जाम में बस क्या जा रहा होगा, सिर्फ दुनिया को दिखाने की, देखो भाई मैं भी एग्जाम में आया हूं। सीरियस कैंडिडेट सिर्फ इसमें कितने होंगे, 100 में से, यानी 100 में से सिर्फ 3-4 बच्चे होंगे जिनको सच में आता होगा भी इसको कैसे करना है, इसका तरीका क्या है, हर एक बात का पता होगा।
इसी तरीके से बड़े मास स्केल पर जब आप जाओगे, 1 लाख या 2 लाख बच्चा अगर इसको भर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ आपका 2 से 4 हजार के बीच में कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही सॉलिड तैयारी करके हर एक चीज को जानते बूझते हुए पेपर देंगे। इसके अलावा जितना भी नंबर पीछे बच गया वो सारा का सारा दुनिया को दिखाने के लिए पेपर में जाता है कि देखो हम भी पेपर दे रहे हैं, आता जाता उनको नहीं है, या आता भी हो तो बहुत कम आता होगा, और उस कम जानकारी के आधार पर ही वो सोचते हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर भगाइए, इस अंधविश्वास को अपने दिल से निकालिए, प्रैक्टिकल जिंदगी में आइए, रियलिटी को फेस कीजिए। आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे नहीं आता है, नहीं आता है तो उस पर प्रैक्टिस करो। अपने आप को धोखे में मत रखो कि मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। ठीक है, तो अब आपने देख ही लिया होगा भी रीजनिंग कैसा आता है एग्जाम में। ओके, तो ये जो पजल था मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये पजल आपका कोई छोटा मोटा पजल नहीं है, ये बैंकिंग लेवल का पजल डाला गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बैंकिंग लेवल का जो पीओ होता है वो बहुत ही भयंकर लेवल होता है, खतरनाक किस्म के पजल बनाए जाते हैं, तो उसका पजल था ये। तो आप सोच लो आप क्या तैयारी करने जा रहे हो, आप कैसी तैयारी कर रहे हो। ठीक फ्रेंड्स, तो ज्यादा जानकारी आप सर से कर लेना, कांटेक्ट बात कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही सेशंस और चाहिए यूट्यूब के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपने सुझाव दीजिए कि कैसे हम और बेहतर काम आपके लिए कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।